वेलकम टू आद्यश स्टडी 22 पर। आज हम शुरुआत करते हैं मैथ्स पेडागोजी में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उनकी हम चर्चाएं करेंगे। तो मैथ्स पेडागोजी में जैसे कि अपने रीट हो या सीटेट हो, जैसे इम्पोर्टेंट हर एग्जाम में आते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आगमन विधि। कौन सा हो जाएगा? आगमन विधि। आगमन विधि में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि विशिष्ट हैं, जो उदाहरण होते हैं वो विशिष्ट होते हैं और ये उदाहरण से नियम की ओर चलती हैं। स्थूल यानी बड़ा और सूक्ष्म यानी छोटा। जो नियम होता है छोटा होता है और उदाहरण बड़े होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगमन विधि। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि रेखागणित में कौन से आयामों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। जो रेखागणित है यानी जो अर्थ आपके रेखागणित में कौन से आयाम को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो आकार, विस्तार, स्थिति। तो इनका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त है सभी। ये सभी रेखागणित में प्रमुख स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। तो आपको उत्तर पता होना चाहिए कि प्रेरणात्मक क्या होता है। प्रेरणात्मक यानी कुछ मोटिवेशनल सिद्धांत, एक सक्रियता, सजीवता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सजीवता। क्या हो जाएगा? सजीवता। सजीवता मतलब बालक में अगर सजीवता है, एक्टिवनेस है, तो वो प्रेरणात्मक सिद्धांत काम करेगा, नहीं तो वो प्रेरणात्मक सिद्धांत भी कार्य नहीं करेगा। तो अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा? सजीवता। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपके, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। आपने बीएसटीसी और बीएड में पाठ योजना का नाम तो सुना ही होगा कि पाठ योजना क्या होती है। तो पाठ योजना से मतलब होता है, हम कोई भी टीचर अपने लेसन प्लान बनाता है, उसमें जो मेन उसका मोटो क्या होता है उसको जानने में। तो इसका जो आप ऑप्शन देखेंगे, शिक्षक को पाठ याद कराता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि पाठ याद करना ही इसका मेन मोटो नहीं है। विषय वस्तु को विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। और सी ऑप्शन है, छात्रों की कमजोरियों का पता लग जाता है या विषय का गूढ़ अध्ययन कराया जाता है। तो इसमें आपके उत्तर होगा वो होगा आपके बी राइट। कौन सा होगा? विषय वस्तु को विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, जबकि ये छात्रों के कमजोरियों का पता हमें निदानात्मक परीक्षण से चलता है और विषय का गूढ़ अध्ययन कराया जाता है, वो इसमें नहीं कराया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पांचवा क्वेश्चन है कि गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, यानी गणित का सबसे अधिक इंटर रिलेशन किससे होता है। सबसे अधिक इंटर रिलेशन की बात कर रहा है। तो गणित तो एक मनोवैज्ञानिक का कथन भी है कि गणित विज्ञान का जो उदय है वो गणित से ही हुआ। तो इसका संबंध किससे ज़्यादा है? वो अधिक इंटर रिलेटेड विज्ञान से है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विज्ञान के साथ अच्छा संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे है आपके कि अगला क्वेश्चन है आपके, गणित के निष्कर्ष कैसे होते हैं। आपको ये पूछ रहा है कि गणित के जो निष्कर्ष हैं वो कैसे होते हैं। तो ऑप्शन है ए वस्तुनिष्ठ, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, सार्वभौमिक जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल, और थर्ड है ये वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक, और डी है आपका कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक। यानी जो गणित के आंसर होते हैं वो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं, यानी इनका एक ही उत्तर होता है और हर जगह यही उत्तर कार्य करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन पे पहले चर्चा करेंगे, फिर इसका आंसर की बात करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका सांस्कृतिक उद्देश्य, बी है आपका शिक्षण उद्देश्य, सी आपका सामाजिक उद्देश्य, डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य। यानी हम जो कोई भी शिक्षक हैं वो अगर गणित पढ़ा रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हैं और उसको उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है तो वो शिक्षण क्या उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट हैं। जो आपने क्लासों में पढ़ा होगा कि ब्लूप्रिंट का कहते हैं नमूना पत्र क्या होता है? ये नमूना पत्र क्या होता है? कोई भी एग्जाम है उसके पैटर्न को बताने के लिए या प्रश्न पत्र के निर्माण की जो आधारशिला होती है वो आपका ब्लूप्रिंट होता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला क्या होती है? ब्लूप्रिंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि कौन सी है। तो योजना विधि, निगमन विधि,
अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रही या उपयुक्त सभी। तो वैज्ञानिक विधि यानी जो आपकी साइंटिफिक मेथड है पर आधारित उपयुक्त विधियाँ कौन सी है। अगर आप योजना से भी कोई कार्य करते हो तो भी आपकी क्या है कि वैज्ञानिक विधि पर है। निगमन है वो नियम तो चलाती है लेकिन वो भी वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। फिर उसके बाद अगला है आपके अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली होती हैं, ये भी वैज्ञानिक विधि है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। आप जो डेली लेसन प्लान करते हो उसका जो मेन मोटो है वो क्या है, सुनिए। पहला है विषय वस्तु का चयन, यानी आप कंटेंट का क्या कर रहे हो, सिलेक्शन। फिर अगला है शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, आपने जो ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट रखा है उसका आप क्या करते हो, निर्धारण करते हो। और शिक्षण उद्योग का निर्माण और उपयोग सभी हैं डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। तो इस प्रकार ये आपके इसका आंसर भी डी हो गया। अगले आगे बढ़ते हैं। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है। सामान्य से विशिष्ट, तो हमने एक क्वेश्चन पहले किया था उसमें लिखा था विशिष्ट से सामान्य, वो था आगमन विधि। लेकिन इस बार क्या है सामान्य से विशिष्ट, तो इसके बार क्या हो जाएगा निगमन, या निगम नहीं है निगमन विधि है। आप थोड़ा सा इसको पूरा कर लेना। निगमन विधि कौन सी विधि भाई, निगमन विधि। निगमन विधि में हम नियम से चलते हैं उदाहरण की ओर, और फिर चलते हैं नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्रों तथा नियमों की सहायता लेते हैं। यह आपको भी पता है, हमने अभी चर्चा की थी कि सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं, तो वो आगे निगमन विधि। कौन सी विधि भाई, निगमन विधि। कौन सी विधि, निगमन विधि। तो आंसर क्या हो जाएगा निगमन विधि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, छोटी कक्षा में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। यह आपको भी पता है और हमें भी पता है कि हमें छोटी कक्षा में पढ़ाना है तो हमें सबसे पहले जो खेलने और मनोरंजन के साधन है उसको अच्छा करना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मनोरंजक एवं खेल विधि। आंसर क्या हो जाएगा मनोरंजक एवं खेल विधि। इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अपने क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। तो आपको ये प्रश्न थोड़ा सा देखना है कि गणित का प्रयोग आप स्पष्ट रूप से किस में नहीं कर रहे हो। देखो लाभ हानि, तो लाभ हानि तो आपको पता ही है ये गणित पर ही है आधारित है। अगला है साइकिल चलाना, तो बी है साइकिल चलाना। उसको आगे बढ़ते हैं। सब्जी खरीदना, सब्जी खरीदने में भी आपका गणित का प्रयोग होता है, जैसे कि कितने की खरीदी, क्या खरीदी, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगला है उधार लेना, उधार लेने में पता ही है कि कितना लिया क्या नहीं लिया। तो इसमें आंसर क्या होगा साइकिल चलाना। साइकिल चलाने में कहीं भी गणित का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है, तो ये जानने के लिए गणित को किस विशेष शाखा में कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे। ऑप्शन है ए लिखित कार्य, बी मौखिक कार्य, सी निदानात्मक तरीका, और चौथा है उपचारात्मक शिक्षण। इनको थोड़ा सा हम समझेंगे कि क्या है ये चारों चीज़ें। लिखित कार्य का मतलब है कि बच्चे ने रिटन में कितना अच्छा किया है, इससे तो हम खाली पता चल जाता है बच्चा फेल है या पास, ये तो पता चल रहा है, लेकिन किस कारण है इससे नहीं पता है। मौखिक से बच्चा बोलने की क्षमता का पता चलता है, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा निदानात्मक। निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है कि बच्चे किस शाखा में या किस क्षेत्र में पीछे रह रहे हैं उसको पता चलता है, और उपचारात्मक में जो कमियां है उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छात्र गणितीय गणनाओं में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, या लिखित कार्य द्वारा, या अभ्यास द्वारा। तो आपको भी पता है कि गणितीय गणनाओं में गति प्राप्त करने के लिए आपको अभ्यास ही कराना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस कैन मेन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस से ही व्यक्ति तेज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अभ्यास द्वारा। अभ्यास द्वारा जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही हमारे गणित में गणनाओं की गति तीव्र होती है। फिर आता है आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, ये किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। यानी आर्यभट्ट एक खगोलविद हुए थे, उन्होंने जीरो की खोज की थी, और उसके जो योगदान है उसको अब बालक जान रहा है, तो ये किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो ऑप्शन है अवबोध, अभिवृत्ति, या अभिरुचि। तो इसमें बालक उसकी आर्यभट्ट के प्रति रुचि व्यक्त कर रहा है, तो अभिरुचि का ये संबंध हो गया। आंसर क्या हो जाएगा अभिरुचि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित है। यानी
जो ताश के पत्ते हैं या ताश की जो गड्डी है उसमें अंक अपनी विचारधारा अपने अनुसार व्यक्त कर रहा है, तो उसके ये किसका बता रहा है, ये उस बच्चे की पर्सनैलिटी या बच्चे की जो व्यक्तित्व है उसको बताने का प्रयास कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास, सम विषम संख्याओं के बालक सारणीबद्ध कर रहा है, ये किस उद्देश्य की प्राप्त कर रहा है। यानी बालक जो सम और विषम संख्याओं को है वो एक सारणी या चार्ट में बना रहा है, तो ये किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। इसमें पहला ऑप्शन है ज्ञान उपयोग, बी कौशल, सी अवबोध और चौथा व्यक्तित्व है। तो बालक सारणीबद्ध बनने का कार्य कर रहा है, तो ये उसका कौशलात्मक है, यानी स्किल डेवलपमेंट, यानी बच्चे ने ये स्किल हासिल कर लिया कि बच्चे ने सम को कैसे रखना है और विषम को कैसे रखना है, ये भी एक स्किल है और ये बच्चे ने आसानी से हासिल कर लिया। अगला है, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होता है। यानी जो गणित का है उद्गम वो प्रारंभ से किस वेद के अनुसार हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऋग्वेद। जो हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद से ही गणित विषय का पुरातन स्रोत माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो छात्रों ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। आप माध्यमिक स्तर जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी लेवल तक आपकी अंकगणित यानी आपकी अर्थमेटिक के लिए अच्छी विधि कौन सी है। ऑप्शन है प्रायोगिक विधि ए, बी है विश्लेषण व संश्लेषण, सी है आगमन निगमन और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें आगमन और निगमन यानी दोनों को साथ में लेके चलते हैं तो हमारे लिए माध्यमिक स्तर पर अंकगणित के लिए अच्छी विधि मानी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको, हासिल का हाथ का लगा संपत्ति गणित में सर्वप्रथम देने वाले कौन थे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले आपके रीट में क्वेश्चन आने की पूरी चांस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीधर। क्या हो जाएगा, श्रीधर। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखने कि इसका आंसर क्या हो सकता है, श्रीधर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वे किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना कर रहा है, तो बालक क्या कर रहा है, उसको तुलना कर रहा है। तो तुलने में आपको पता होना चाहिए कि एक आप बालक है उसको अवबोध हो गया है कि ये चीज़ क्या है और इसमें ये अवबोध की शक्ति क्या पता चलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अवबोध। आगे बढ़ते हैं, आगे एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वे किस विधि से प्रेरित हैं। वापस देखिए, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वे किस विधि से प्रेरित है। यानी अवरोही, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। यानी आप छोटे छोटे से ऊपर की ओर जा रहे हो तो है आरोही, और आप बड़े से छोटे की आ रहे हो तो ये अवरोही। तो ये निगमन विधि से संबंधित है, किससे है, निगमन विधि से। आगे बढ़ते हैं, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। ये अच्छा क्वेश्चन है, जो आपकी लेबोरेटरी मेथड है वो किस विधि का एक विस्तृत रूप है। तो ये आपका आगमन विधि का, किसका है, आगमन विधि का एक विस्तृत रूप है प्रयोगशाला विधि, क्योंकि हमने आगमन विधि का क्रियात्मक रूप भी कहा जाता है प्रयोगशाला विधि को, या विस्तृत रूप भी कहा जाता है। इसका आंसर का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि है। आप बच्चों को किसी खेल का क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में कौन सी विधि सहायक है। एक है आगमन विधि, निगमन विधि, क्रिया विधि और प्रदर्शन विधि। तो इसमें आप क्रिया विधि से ही पता चलाओगे कि बच्चे में किस चीज़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी। किसी वृत्त की परिधि, आप परिधि जिसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि, हम 2πr, व्यास होता है 2r यानी r का डबल में संबंध स्थापित करना, ये किस विधि का आप मानते हो इसका रूप। तो एक होता है संश्लेषण, प्रयोगात्मक और आगमन और प्रदर्शन। तो हम आगमन, इसका आंसर क्या होगा, आगमन। क्या होगा, आगमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है, गणित विषय की पाठ्यपुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। गणित विषय की जो पाठ्यपुस्तक हैं किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। प्रयोगात्मक, आगमन, प्रदर्शन और कौन सा है आपके, गणित विषय की जो पाठ्यपुस्तक है किस विधि पर आधारित होती है, वो संश्लेषण विधि पर। कौन सी विधि पर, संश्लेषण विधि पर। ठीक है, अगला है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अच्छा क्वेश्चन है और पिछली बार पूछा गया है कि ये इसमें क्या क्वेश्चन आया था कि
इकाई विधि या इकाई उपागम के आपके कौन से शिक्षाविद ने दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिसन। क्या हो जाएगा? मॉरिसन। अब एचिसन और एलन की बात करें तो इन्होंने माइक्रो टीचिंग, जिसे हमने कहा है सूक्ष्म शिक्षण दी थी। और रॉबर्ट बुश जो एक कर्नाटक वो उनको आपके शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेत्रहीन विद्यालयों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपका आ जा सकता है। आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि नेत्रहीन विधि के लिए आपके लुई ब्रेल क्या है? लुई ब्रेल ने आपने जो इसमें ब्रेल लिपि होती है और इसमें आसानी से नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है।